Hello and welcome to Phoenix Educare. Welcome to the second part of the chapter land use. Land use is the sixth chapter in 8th Maharashtra Board Geography. So in this chapter, we will study about the land use, how land is used for different purpose. So in the first part, we have studied about land used in rural areas, land used in urban areas. So we have compared how land is used in urban areas, how land is used in rural areas. We have studied about planned cities. Then in urban areas, we have seen how land is used for transportation purpose, residential purpose. In rural areas, we have studied about arable land, then forest land, then pastures, okay, fallow land. So in the second part, we will study about ओनरशिप ऑफ द लैंड, कि लैंड का ओनर कौन है, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, पहले यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो इसमें आप देखोगे कि तो दो कंट्री का कंपैरिजन है, एक है जापान, एक है इंडिया. ये पाई डायग्राम है इंडिया का, ये पाई डायग्राम है जापान का. यहाँ नीचे वैल्यूज़ दिया हुआ है. तो येलो कलर किसका है? येलो कलर है सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो रेड कलर है परमानेंट एग्रीकल्चर, देन फॉरेस्ट ग्रीन कलर है फॉरेस्ट, परमानेंट पैस्चर्स के लिए ब्लू कलर है, अदर्स के लिए ऑरेंज कलर है. यहाँ से क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चंस को आपको यहाँ देखना है, यहाँ से आंसर निकालना है. विच कंट्री इज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट मोर? लैंड अंडर फॉरेस्ट देखो कहाँ ज़्यादा है, 68.5%, जापान में ज़्यादा है, इंडिया में अराउंड 23.1% है. विच कंट्री इज़ द लैंड अंडर एग्रीकल्चर मोर? एग्रीकल्चर ज़्यादा कहाँ है? इंडिया में 52.8%, जापान में 11.7%. Considering the two questions above, how will you relate the physiography and climate of a region, climate of India and Japan? फिजियोग्राफी बेसिकली क्या होता है? लैंडफॉर्म कैसा है, प्लेन लैंड है क्या, प्लेटूज है क्या, माउंटेन्स है क्या, ये होता है फिजियोग्राफी. ठीक है, या आइलैंड्स है क्या, ये सब फिजियोग्राफी में आता है. क्लाइमेट मतलब क्या, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है, हॉट है, रेनफॉल कैसे हो रहा है, ये सब आएगा क्लाइमेट में. तो आपको पता है कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए दो चीज़ एसेंशियल होती है, एक होता है सनलाइट और दूसरा होता है वाटर, और लैंड फर्टाइल होना चाहिए. ठीक है, लैंड अगर फर्टाइल होगा, फ्लैट होगा, तो वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता है. तो इंडिया में लैंड फर्टाइल है, वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी है और क्लाइमेट भी सूटेबल है, तो यहाँ देखो एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है. और दूसरा एक फैक्टर है, इंडिया में ज़्यादा करके लोग एग्रीकल्चर करते हैं. मोर देन 50% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. सो बिकॉज ऑफ दिस मोर लैंड इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. इन जापान दिस इज ओनली 11.7%. But if you see about forest, then you can see that 68.5% forest is available in Brazil. In India, it is only 23.1%. So this shows that in India the land is suitable for agriculture. जो फिजियोग्राफी है वो सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए. प्लेन लैंड हमारे पास ज़्यादा है, प्लेटूज ज़्यादा है. जापान में वैसा नहीं है. जापान में कैसे माउंटेन्स है, आइलैंड्स है, तो वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है. ठीक है, सो इसके वजह से जापान में देखो ज़्यादा करके फॉरेस्ट है, क्योंकि वो सब आइलैंड्स में आते हैं. देन वी हैव सीन कोरिलेट द लैंड कोरिलेट द लैंड यूज एंड डेवलपमेंट. कोरिलेट मतलब क्या, कंपेयर करना है. तो हमने देखा था कि जापान में ज़्यादा करके फॉरेस्ट है, इंडिया में एग्रीकल्चर में ज़्यादा लैंड यूज़ हो रहा है, फॉरेस्ट में लैंड कम यूज़ हो रहा है. इसका रीज़न क्या है कि वहाँ लैंड कैसे अवेलेबल है. ठीक है, विच लैंड इज फाउंड इन लैंड यूज इज फाउंड इन जापान. सो जापान में आप अगर आपने देखा है तो यहाँ देखो, यहाँ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर कम है, फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है, परमानेंट पैस्चर्स तो नहीं है. इंडिया में परमानेंट पैस्चर्स है, जापान में नहीं है. एंड अदर्स में ज़्यादा आता है इसमें. ठीक है, देन कंसिडरिंग द लैंड यूज इन बोथ कंट्रीज मेक अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज. कि दोनों में अगर हमने देखा तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि जापान में फॉरेस्ट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ आइलैंड्स है, वहाँ लोगों का पॉपुलेशन कम है, तो फॉरेस्ट ज़्यादा है. इंडिया में वैसा नहीं, इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा लैंड है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस द लैंड यूज इज मोर इन एग्रीकल्चर. इन जापान इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ अपोजिट. ओके, now we will see the geographical explanation. So you may have realized that in different countries the percentage under various land use differs. कि अलग अलग कंट्री में अलग है. अमेरिका में अलग होगा, रशिया में अलग होगा. रशिया में क्या है, रशिया में कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ कोल्ड है, कोल्ड एरियाज़ है, तो वहाँ लोग बहुत कम रहते हैं, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो उसमें अलग तरीके से लैंड यूज़ करेंगे. लैंड को यूज़ ही नहीं करेंगे, वो बैरन रहेगा, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं कर सकते, वहाँ रह नहीं सकते हम. जापान में अलग है, इंडिया में अलग है. सो अलग अलग कंट्री का जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस है, फिजियोग्राफी है, उसके हिसाब से लैंड यूज़ भी अलग अलग होता है. फिजियोग्राफी मतलब क्या, लैंड फॉर्म्स कैसा है, वहाँ डेजर्ट है क्या, वहाँ प्लेन लैंड है क्या, माउंटेन्स है क्या. जहाँ माउंटेन ज़्यादा है तो वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होगा, लोगों का घर भी कम रहेगा, तो उसका लैंड यूज़ अलग होगा. बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इट्स क्वालिटी एंड नीड्स लैंड यूज टाइप वेरीज. कि कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो उसे घर रहने के लिए, घर बनाने के लिए ज़्यादा लैंड चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा लैंड चाहिए. ठीक है, इन जापान फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इज़ मोर. जापान में लैंड अंडर फॉरेस्ट ज़्यादा है. ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर परमानेंट एग्रीकल्चर इज़ मोर. ठीक है, इन इंडिया में
परमानेंट एग्रीकल्चर वाला लैंड ज़्यादा है, जापान में लो है, फॉरेस्ट ज़्यादा है क्योंकि वहाँ लोग कम है, एग्रीकल्चर बहुत कम लोग करते हैं। एज कम्पेयर टू इंडिया, परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इज लो वाइल परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर परमानेंट एग्रीकल्चर इज हाई। ये हम इसमें देख सकते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर में ज़्यादा है 4.2% परमानेंट एग्रीकल्चर, जापान में 0.8%, जापान में फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है 68.5%, इंडिया में 23.1%। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड ओनरशिप राइट्स। ओनरशिप ऑफ लैंड मतलब क्या, लैंड का ओनर कौन है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें दी है, एक दिया है ये 712 एक्सट्रैक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे 712 एक्सट्रैक्ट, और दूसरा है ये मालमत्ता पत्रक। मालमत्ता पत्रक देखो यहाँ दिया है भांडुप, मुलुंड और मुंबई उपनगर, ये सब आता है सिटीज़ में, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो देखो क्या दिया है, वडजिरे, तालुका पारनेर, अहमदनगर, तो ये आता है विलेज एरिया में। तो ये जो 712 एक्सट्रैक्ट है ये विलेज में आएगा, और ये जो प्रॉपर्टी का जो पत्रक है, ये मालमत्ता पत्रक है, ये आएगा सिटीज़ में, ठीक है। तो यहाँ उसका क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ लैंड यूज इज शोन इन फिगर 6.2 एंड 6.3, कैन यू टेल विच एरिया प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो ये 6.2 और 6.3 में दिया है कि कौन सा लैंड कौन सा प्रॉपर्टी है। 6.2 आता है 7/12 आता है विलेज एरिया में, और ये जो है नीचे प्रॉपर्टी कार्ड ये आता है अर्बन एरिया में, ठीक है। हम इसका अभी देखेंगे कि कैसे रीड करना है इसे, ये क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ हम देखेंगे अभी एक्सट्रैक्ट 712 एक्सट्रैक्ट, मराठी में उसको 7/12 उतारा बोलते हैं। 7/12 उतारा मतलब क्या कि रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, जिससे हमें पता लगता है कि ये लैंड किसका है, कौन ओनर है उसका। ये सब चीज़ें 712 एक्सट्रैक्ट में लिखी जाती है। 712 एक्सट्रैक्ट ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है, 7 अलग डॉक्यूमेंट है, 12 अलग डॉक्यूमेंट है। 7th रूल है गवर्नमेंट का, 12th रूल है, वो दोनों का मिल के डॉक्यूमेंट को बोलते हैं 712 एक्सट्रैक्ट, 7/12 उतारा। Under land utilization, we have seen how land is put to different uses. The ownership of the land could be private or public. कि लैंड का ओनर गवर्नमेंट होता है तो उसे बोलते हैं पब्लिक लैंड, लैंड का ओनर कोई प्राइवेट इंसान होता है तो उसे बोलते हैं प्राइवेट लैंड। लैंड रजिस्ट्रेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन बी डन अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कि अगर किसी को लैंड खरीदना है तो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं, जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स मतलब रेवेन्यू, तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, सो दैट इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैंड, रजिस्टर्ड लैंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द 712 एक्सट्रैक्ट। तो ये गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होगा, उनके पास ये 712 एक्सट्रैक्ट होगा, 7/12 उतारा 712 डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें सब रिकॉर्ड्स होता है, जिसमें से हमें पता लगता है कि ये ज़मीन किसका है, इसके ऊपर लोन है कि नहीं, इसके ओनर कौन है, एक ही ओनर है कि को ओनर है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। लेट अस गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। वन कैन गेट टू नो अंडर हुज ओनरशिप लैंड इज फ्रॉम 712 एक्सट्रैक्ट, कौन उसका ओनर है ये पता लगता है 712 एक्सट्रैक्ट से। द एक्सट्रैक्ट इज अ रिकॉर्ड केप्ट बाय पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सीरियल नंबर 7 एंड सीरियल नंबर 12 आर डिस्टिंक्टिव सेक्शंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग, मतलब एक लॉ है जिसमें एक लॉ नंबर 7, लॉ नंबर 12। लॉ नंबर 7 मतलब क्या कि उसमें किसका लैंड है, कौन ओनर है। लॉ नंबर 12 मतलब क्या, उसमें क्या ग्रो होता है, ये सब दोनों का मिलके होता है 712 एक्सट्रैक्ट, 7/12 उतारा। आर डिस्टिंक्टिव सेक्शंस ऑफ द लैंड पर्टेनिंग टू ओनरशिप ऑफ लैंड। द 712 एक्सट्रैक्ट इज़ अ काइंड ऑफ मिरर अबाउट द लैंड। मिरर मतलब क्या कि हमें लैंड देखने जाने का भी ज़रूरत नहीं है, हमने वो डॉक्यूमेंट देखा, रिकॉर्ड देखा, तो उससे ही पता लगता है कि उसमें क्या है, किसका लैंड है, उसमें क्या ग्रो होता है, एरिया कितना है, उसका उसमें उसके ऊपर कोई लोन लिया है क्या किसी ने, ये सब कुछ चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है। दिस इज़ जस्ट बाय रीडिंग द एक्सट्रैक्ट सिटिंग एट वन प्लेस, कि कहीं भी हम पढ़ के पता लगा सकते हैं कि ये लैंड किसका है, उसका ओनर कौन है, उसके ऊपर लोन कितना है, सब कुछ पता लगा सकते हैं। अभी हम देखते हैं, ये है 7th एक्सट्रैक्ट, मतलब 7 गाँव नमूना 7, कहाँ का ये, वडजिरे, तालुका पारनेर, अहमदनगर, ठीक है। ये अब इसमें हमको पता लगता है कि ये विलेज एरिया का है। तो इसमें आप देखो यहाँ नाम दिया हुआ है कि क्षेत्र एकड़ और चौरस किलोमीटर, तो कितना है, कितना किलोमीटर देखो। जिरायती मतलब क्या होता है, जिरायती मतलब बेसिकली जो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होता है एग्रीकल्चर, उसे बोलते हैं जिरायती, ठीक है। या फिर जो फूड ग्रेन सब प्रोड्यूस करते हैं। बागायती मतलब क्या, जो बाग या जिसमें इरिगेशन सब यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, उसे बोलते हैं बागायती। तो इसके ओनर कौन है देखो, अशोक दत्तात्रेय सुरडे, कैलाश सुरडे, ये इसके ओनर है। सुभाष दातू सुरडे, ठीक है, ये सब उसके ओनर है। तो इसमें हमको दिखेगा कि देखो किसने किसने लोन लिया हुआ है इस पर। तो यहाँ आपको दिखा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस यहाँ से लोन लिया गया है इस ज़मीन के ऊपर।
यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी लोन लिया गया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड में मेंशन्ड है, ठीक है। तो लागवडीज अयोग्य, लागवड मतलब क्या कि वहाँ एग्रीकल्चर होता है कि नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन किया गया। कितना ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, कितने ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। ये क्या है, देखो लैंड के ऊपर क्या है कि विहीर है, विहीर मतलब क्या, वेल है। वहीवाट हक, वहीवाट मतलब क्या, वहाँ कौन आ जा सकता है, तो यहाँ नाम लिखा है सचिन आहिर व प्रशांत आहिर यांची एक सामायिक विहीर। सामायिक मतलब क्या, दोनों का मिलके एक वहाँ एक वेल है। मतलब लैंड के यहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है, या रिकॉर्ड देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि उसके ओनर कौन है, उसके ऊपर लोन है कि नहीं, वहाँ एक वेल है, वहाँ कौन जा आ सकता है, वहाँ बागायती खेती हो रही है कि जिरायती हो रही है। उसके बाद लागवडीज अयोग्य, कि एग्रीकल्चर के लायक कितना ज़मीन है, एग्रीकल्चर के लायक कितना ज़मीन नहीं है, सब कुछ वहाँ दिया है, ठीक है। अभी दूसरा है 12 उतारा। 12 उतारा में आप देखोगे कि कौन सा एग्रीकल्चर हो रहा है, कौन से फूड ग्रेन्स वहाँ कल्टिवेट होते हैं, यहाँ दिया है। 2014-15 में देखो रबी, रबी मतलब क्या, विंटर सीजन में जो एग्रीकल्चर होता है उसे बोलते हैं रबी। रेनी सीजन में एग्रीकल्चर होता है उसे बोलते हैं खरीफ। सो इन 2014-15 ज्वारी, ज्वारी एग्रीकल्चर वॉज डन, ठीक है, इन रबी सीजन। इन खरीफ सीजन बाजरी एग्रीकल्चर वॉज डन। इन 2015-16 इन रबी सीजन ज्वारी एग्रीकल्चर वॉज डन। इन 2016-17 इन रबी सीजन again ज्वारी was grown. So in only 2014-15 in kharif season bajri was grown. In other years it was not grown. Okay, so this shows us that which kind of crops are grown in the area, in that land. Okay, ये सब चीज़ हम पता लगा सकते हैं। ये होता है 7 एक्सट्रैक्ट, ये होता है 12 एक्सट्रैक्ट, दोनों को मिलके बोलते हैं 7-12। 7-12चा उतारा मराठी में उसे बोलते हैं। और जो ऑफिसर ने दिया है उसका साइन है, ये गवर्नमेंट का साइन है, गवर्नमेंट के ऑफिसर का साइन है, ये उसका स्टैंप है, ठीक है। तलाठी होता है, तलाठी हम के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये दूसरा है प्रॉपर्टी कार्ड है। प्रॉपर्टी कार्ड देखो, ये है विलेज एरिया में था 7-12 उतारा, और ये है सिटी एरिया में, भांडुप में, मुलुंड जिला मुंबई उपनगर, ये आता है सिटी में। तो वहाँ देखो कि यहाँ दिया है, देखो पहले 1977 से डॉक्यूमेंटेड, 25/1977 से, तो उसका ये रिकॉर्ड नंबर है, ठीक है। उसके ओनर का नाम दिया है, देखो कि व्यवहार मतलब क्या कि किसने किसी को बेचा, किसने खरीदा, ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। तो ये शहा यांच्याकडून 18,000 रकमेने खरेदी केली, कि 18,000 रुपये से वो खरीदी किया था, ठीक है। नवीन धारक, नवीन मतलब क्या, नए ओनर कौन है, तो मौर्या, ये मौर्या फैमिली का नाम पे ये ज़मीन हो गया अभी, ठीक है। ये जिलाधिकारी मतलब कौन होता है, जिलाधिकारी मतलब गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, ठीक है। उससे परमिशन लेने के बाद ही वो बेचा गया, ठीक है। उसके बाद देखो अभी वापस एक व्यवहार हुआ, वापस बेचा गया, तो गवर्नमेंट के पास आ गया, तो रजिस्टर खाते ये इसके पास हो गया। तो अभी देखो ये है श्रीमती दीनालाल मानिक शाह, ये अभी नवीन धारक है, उसके नए ओनर है। तो इसमें पता लगता है कि कौन सा प्रॉपर्टी कैसे बेचा गया, किसके पास है, किसका नाम है, प्रॉपर्टी कार्ड है ये, ठीक है। ये होता है अर्बन एरियाज़ में, और वो हमने 7-12 उतारा देखा था, वो होता है रूरल एरियाज़ में। तो ये रिकॉर्ड देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये ज़मीन किसका है। द रजिस्टर, यहाँ और एक चीज़ लिखा है, देखो यहाँ दिया है बिन शेती आदेश। बिन शेती मतलब क्या, पहले यहाँ सपोज एग्रीकल्चर होता था, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं 1977 की, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे कन्वर्ट कर दिया नॉन एग्रीकल्चर लैंड में, बिन शेती, वहाँ शेती नहीं होगी अभी, ठीक है। देन द रजिस्टर्ड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द राइट ऑफ द फैमिली, स्टेटस, डेप्थ एंड लोन, कि कर्जा कितना है उसके ऊपर, ये सब चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती है। ये हमने सब 7-12 एक्सट्रैक्ट में देखा था। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, किसने किसे बेचा, ये सब दिया है, देखो यहाँ खरीदी किया, ये बेचा, ये सब चीज़ें इसमें रिकॉर्ड है। हेंस इट इज टर्म्ड एज 7-12 एक्सट्रैक्ट। तो ये 7-12 एक्सट्रैक्ट में भी दिखा था। दिस विलेज फॉर्म आर अवेलेबल विद द तलाठी ऑफिस। तलाठी मतलब क्या, गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, तलाठी के पास ये सब रिकॉर्ड होता है। तो हम जाके तलाठी के पास चेक कर सकते हैं और उसके पास से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसका है, इसका ओनर कौन है। तलाठी ऑफ एवरी विलेज फॉर लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन पर्पस। फिर तलाठी का काम क्या है, उसमें देखना कि एग्रीकल्चर कौन सा हो रहा है, उसके बाद टैक्स भी कलेक्ट करना, टैक्स भी कलेक्ट करता है तलाठी, ओके। हाउ टू रीड 7-12 एक्सट्रैक्ट, तो ये हमने देखा था, मैंने आपको बताया कि कैसे रीड करना है, कौन किसका कितना लोन है, उसका ओनर कौन है, बागायती है कि जिरायती खेती है, ये सब चीज़ें यहाँ नीचे दिया है, ये आप रीड कर सकते हो, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास लैंड नहीं होता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ लोगों को लैंड दे देता है। तो मार्जिनल जो फार्मर्स है, पुअर फार्मर्स है, उन्हें लैंड मिलता है। तो ऐसे जो लैंड है उसे सेल नहीं कर सकता है वो आदमी, सेल कर सकता है, लेकिन सेल करने के लिए
गवर्नमेंट का परमिशन है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके सैंक्शन की ज़रूरत है, वो सैंक्शन देगा तो ही वो सेल होगा। सच लैंड कैन बी सोल्ड लीज, लीज मतलब क्या, लोन पे देना, सॉरी रेंट पे देना, प्लेज्ड गिवन एज अ चैरिटी और ट्रांसफर्ड ओनली विद द सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट ने लैंड दिया था वो, ठीक है। ऑक्यूपेंट 2 क्लास, ऑक्यूपेंट 2 क्लास, ऑक्यूपेंट 1 क्लास, यहाँ सब इसमें दिया है, देखो सॉरी यहाँ है, ये मराठी में इसलिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में नीचे एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दिया हुआ है, तो उसमें समझ में आता है कि ये लैंड किसका है, गवर्नमेंट के पास है, यहाँ दिखाएगा उप जिलाधिकारी इनके पास है अभी, ठीक है, उप जिलाधिकारी के पास आ गया, उप जिलाधिकारी ने अभी मणिकलाल शाह को दे दिया, ठीक है, ये रजिस्टर्ड नंबर है, कभी व्यवहार हुआ था, ये सब चीज़ें यहाँ मैंशन है। इन अदर राइट्स, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, उसमें जाके चेक कर सकते हो। बिलो द अंडर असेसमेंट द अमाउंट ऑफ टैक्स लिमिट, टैक्स कितना है, ये सब चीज़ें उसमें है। प्रॉपर्टी कार्ड में वापस ओनरशिप ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर लैंड इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर्टी कार्ड, द डॉक्यूमेंट शोइंग ओनरशिप राइट्स एंड एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल फ्रॉम द अर्बन लैंड रिकॉर्ड। वो जो तलाटी ऑफिस है उसमें रूरल लैंड रिकॉर्ड होगा, अर्बन लैंड रिकॉर्ड कहाँ होगा, कलेक्टर ऑफिस में होगा, ठीक है। तो उसमें सिटी सर्वे नंबर होता है, सिटी जब भी डेवलप करते हैं तो उसका हर एक एरिया का रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, तो उसका सर्वे नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, कितना टैक्स है, प्रॉपर्टी किसका है, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, ये सब चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड होती है, मेंशन होती है, ठीक है। देन गिव आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ फिगर, तो यहाँ नीचे फिगर्स दिया है, यहाँ नीचे बार ग्राफ दिया है, तो उसमें से हमें आंसर करना है। तो पहले देख लो, ये जो कलर है फॉरेस्ट लैंड में, तो फॉरेस्ट लैंड अराउंड 22-23% है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड अराउंड 7% है, पैस्चर लैंड अराउंड 5% 6% है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड यहाँ देखो 1990 में कितना था, अराउंड 10% था, फैलो लैंड अराउंड 7% था, टोटल एग्रीकल्चर लैंड कितना था, 47% था। ऐसे ही सब 10-10 साल के बाद हमने रिकॉर्ड निकाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो येलो कलर है ये अभी कम हो गया है, तो इससे पता लगता है कि 1991 से लेके 2010-11 तक ये जो लैंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड था ये अभी कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से यही क्वेश्चंस का आंसर करना है। देखो, विच आर द लैंड यूज ऑफ 2000 इन 1990 एंड शो अ डिक्लाइन इन 2010-11, तो ये इसका आंसर है। देखो 1990 टू 2011 में कंपेयर करोगे तो एरिया नॉन एग्रीकल्चर लैंड कम हो गया है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, पैस्चर लैंड में भी थोड़ा कम हुआ है, पैस्चर लैंड भी कम हुआ है, देखो, ठीक है। स्केल से आप काउंट करेगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। एग्रीकल्चर लैंड भी थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा ही कम हुआ है, लेकिन ये जो पैस्चर लैंड है और नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, अदर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। विच टाइप ऑफ लैंड यूज इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सा लैंड यूज है, लैंड अंडर एग्रीकल्चर। अभी व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑन दिस लैंड टू एनवायरमेंट, कि अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर किया तो क्या होगा, लैंड क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा और लैंड ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा उसमें कल्टिवेशन नहीं होगा, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। कैन अ डिक्लाइन इन द एरिया अंडर एग्रीकल्चर भी इक्वेटेड विद द फूड शॉर्टेज, कि एरिया अंडर एग्रीकल्चर अगर कम हुआ तो फूड शॉर्टेज होता है क्या, तो उसका आंसर नहीं है, क्योंकि जितना डेवलपमेंट होता है उतना एग्रीकल्चर भी डेवलप होता है, मतलब कम जगह में हम ज़्यादा एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा मतलब नहीं होता कि अगर लैंड कम हुआ तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि फार्मर्स कम लैंड में भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नया नया टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है। यहाँ कुछ दिया हुआ है, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़, तो लैंड यूज़ देखो, रूरल एरियाज़ में लैंड कैसे कैसे डिपेंड करता है, कि लैंड कैसे कैसे इफेक्ट करेगा। जैसे क्लाइमेट है, कि अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर करने के लायक क्लाइमेट है, मतलब सूटेबल क्लाइमेट है एग्रीकल्चर के लिए, तो ज़्यादा करके वहाँ लोग एग्रीकल्चर करेंगे। सॉइल है, सॉइल फर्टाइल है, तो लोग एग्रीकल्चर करेंगे। टाइप ऑफ स्लोप, मतलब क्या, फ्लैट लैंड अगर विलेज में अवेलेबल है तो ज़्यादा करके लोग एग्रीकल्चर करेंगे। इरीगेशन लैंड मतलब क्या, कि वहाँ अगर वाटर अवेलेबल है, ठीक है, अगर रेनफॉल ख़त्म होने के बाद भी वाटर अवेलेबल है, पाइप के थ्रू, कैनाल के थ्रू, वहाँ रिवर में जो विलेज में जो रिवर है वहाँ से पानी मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उसके टाइप की जो बिज़नेस है वो होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गांव में एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज़ होगा या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, ये सब चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर मैटर करती है। विलेज में देखो, ये अर्बन एरियाज़ में लोकेशन एंड साइट, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन अगर फैक्ट्री के पास होगा तो वहाँ क्या होगा, रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए लैंड यूज़ होगा या फिर इंडस्ट्री के लिए यूज़ होगा लैंड, ठीक है। अगर वहाँ रेलवे स्टेशन के पास होगा तो वहाँ क्या होगा, कमर्शियल ज़्यादा होगा।
हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज़, हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज़ मतलब क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है कि लोगों को अगर घर खरीदना है तो उनको कम पैसे में घर खरीदना होगा तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट घर बनाएगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाएगा ताकि वो लोग खरीद सके। तो ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाता है गवर्नमेंट और कम प्राइस में गवर्नमेंट लोगों को बेचता है। ये होता है हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज़। और दूसरे जो प्राइवेट लोग बनाते हैं उनको भी गवर्नमेंट असिस्ट करता है, हेल्प करता है ताकि लोगों को घर मिल सके। ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स मतलब क्या, रेलवेज़, रोडवेज़ या फिर एयरपोर्ट्स, ये सब चीज़ें जहाँ अवेलेबल होंगी वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज जहाँ ज़्यादा अवेलेबल होता है उसके आसपास लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ उनको जॉब्स अवेलेबल होते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड मतलब क्या, गुड्स अगर हम खरीद रहे बेच रहे तो वहाँ बिज़नेस होगा। कॉमर्स मतलब क्या, वहाँ नए नए बिज़नेस आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगे। तो ये ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, लोग ज़्यादा रहेंगे। वहाँ ज़्यादा करके कमर्शियल लैंड यूज़ होगा या फिर रेजिडेंशियल लैंड यूज़ होगा उसके आसपास। प्लेग्राउंड एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें विलेज में कम होती है, ये ज़्यादा करके अर्बन एरियाज़ में होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अगेन गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ने अगर सोचा कि हम प्लान सिटीज़ बनाने वाले हैं तो प्लान सिटीज़ बनाएंगे, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि लैंड कैसे यूज़ करना है, तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ डिसाइड करेंगे। तो ये महाराष्ट्र में दिया है कि लैंड कैसे यूज़ हो रहा है महाराष्ट्र में। तो अगर आप आंसर करोगे, देखो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लैंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, सो लैंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इज अराउंड 56.8% इन महाराष्ट्र। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बैरन लैंड, बैरन लैंड मतलब क्या, लैंड यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो होता है फैलो लैंड, सो इट इज़ अराउंड 8.3%। लैंड अंडर फॉरेस्ट कितना है, 16.9%। नॉन एग्रीकल्चर लैंड कितना है, 10.2% महाराष्ट्र में, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट, सो इट इज़ 16.9%। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन महाराष्ट्र, सो इट इज़ अराउंड 10.2%। तो सिंपल है, ये जो डायग्राम दिया है इसमें से ही आंसर हमें करना है, नीचे का क्वेश्चंस को इसमें से ही आंसर मिलेगा, ठीक है। So here we end the second part of this chapter. They have given a map of a area. तो ये जो विलेज है, विलेज का नाम है हिंगना विलेज, इट इज़ इन नागपुर, सॉरी मोंढा विलेज, ये नागपुर तालुका में नागपुर में हिंगना तालुका है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का विलेज है। अगर आप तीन मैप को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2003 में यहाँ ज़्यादा करके एग्रीकल्चर होता था, ठीक है, लेकिन 2010 में क्या हो गया, एग्रीकल्चर कम हो गया। तो आप देखोगे कि यहाँ जो पैच ग्रीन दिख रहा था, ये पैच अभी ग्रीन नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। घर भी देखो यहाँ बहुत कम है, यहाँ भी घर कम है, लेकिन अब देखोगे तो देखो यहाँ घर बढ़ गए, उसके बाद देखो अभी और बैरन लैंड बन गया, मतलब एग्रीकल्चर और कम करने लगे लोग। तो कुछ सालों के बीच में ही इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लैंड यूज़ में, कि पहले लैंड यूज़ एग्रीकल्चर के लिए हो रहा था, अभी लैंड यूज़ एग्रीकल्चर के लिए नहीं हो रहा है। सो इफ़ यू सी द मैप or this photograph, so you can come to a conclusion that in Mondha village earlier people used to do agriculture, now they are not doing agriculture, they are doing other activities. Okay, यहाँ पूरा देखो आपको ग्रीन दिख रहा था, ये पूरा अभी ब्राउन दिख रहा है क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। ओके, so I hope you have understood this chapter. If you have understood, share this video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.